दोस्तों आज से हम लोग बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 स्टार्ट कर रहे हैं और डेली इसका एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाया करेगा। तो ऐसा मैं प्रयास करूंगा आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट व्याख्या के साथ देने का। मैंने पोल भी कराया था तो आप में से सभी ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि व्याख्या के साथ ही होना चाहिए। तो ठीक है, यही उचित भी है कि व्याख्या के साथ ही हो, ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपका 2-3 क्वेश्चन और भी कवर हो जाए। चलिए दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट 1 है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये दोस्तों 15 मॉडल सेट है, 15 दिन का खुराक है। इसके बाद वॉल्यूम 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर इसके बाद जो है बाकी प्रकाशन के बुक को हाथ लगाएंगे। तो जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक दोस्तों प्रैक्टिस सेट चलता ही रहेगा, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1। एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा कि आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कुल 200 मार्क्स रहेंगे उसमें, और 2 घंटे का आपका समय रहेगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए रोज़ नई नई वीडियो लाने में। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जो पहला कथन है दोस्तों यही सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसकी व्याख्या की बात करें दोस्तों तो सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ के लोग कपास के साथ साथ गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, चावल आदि की खेती करते थे। सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा मुख्य रूप से भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर जैसे जानवरों को पालन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 3 रत्न त्रिरत्न में शामिल हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न में दोस्तों शामिल है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन धर्म में दोस्तों 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन जिसका अर्थ होता है सही विश्वास, सम्यक ज्ञान जिसका अर्थ होता है सही ज्ञान, और सम्यक आचरण जिसका अर्थ होता है सही आचरण। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था दोस्तों पल्ली छादनम। चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्ली छादनम अथवा पल्ली चंद कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेल्लान वागाई कहा जाता था। स्कूल विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को शाला भोग कहा जाता था, और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो इसकी भाषा है दोस्तों संस्कृत। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस जो है दोस्तों यह संस्कृत भाषा का नाटक है, जिसकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों शेरशाह सूरी के समय में। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था। इसका वजन 178 ग्रेन था, 178 ग्रेन था,
यह रुपया चांदी का था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों एवं मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुई। आगे चलकर 1680 से 1707 ईस्वी तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्र संघर्ष चलता रहा। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड रिपन। भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इसके समय में ही भारत ने सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी और तब से लेकर के अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय दोस्तों 1856 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 ईस्वी में हुआ था और लॉर्ड डलहौजी ने आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका नेतृत्व करने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन का निर्णय की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और इसी दिन जो है पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ये है सुभाष चंद्र बोस। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी को संबोधित किया और कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में हुई थी। कुछ अन्य समाज की बात करें दोस्तों इसमें, तो जिसमें प्रार्थना समाज जो है दोस्तों, इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुकर, एमजी रानाडे इनके द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा स्थापित की गई थी। तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो वो शासक थे दोस्तों इब्राहिम
शाह शर्की। बात करें इससे जुड़े हुए फैक्ट्स की, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में शर्की शासक इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र के द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो अलाउद्दीन के समय दोस्तों उपज का 1/2 भाग जो है भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर अनाज उत्पादन का 1/2 भाग था। अलाउद्दीन ने खम्स अर्थात लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग से बढ़ा करके 3/4 भाग कर दिया था। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को खाली स्थान की समानता का वचन देता है। तो भारतीय संविधान जो है दोस्तों, यह अपने नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो इस समिति का नाम था दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में इसको जोड़कर नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि था 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराना। तो इसको दोस्तों जोड़ा गया लास्ट में। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये घोषणा करने की जो शक्ति है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति ये होती है राष्ट्रपति के पास। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 1 तथा 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 2 में आदिवासी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इसके प्रशासन का प्रावधान 6ठी अनुसूची में वर्णित है। यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? तो ग्राम सभा में दोस्तों वे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं। अनुच्छेद 243 के ख के अंतर्गत ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, वे सभी लोग शामिल होते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो ये सीमित करने का कार्य करता है दोस्तों 51वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा केंद्र या राज्य की मंत्री परिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या
15% करने की व्यवस्था की गई है। इसी संविधान संशोधन में छोटे राज्यों को कम से कम 12 मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसमें जो आप देख पा रहे हैं नीति आयोग, यह संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ये थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष एवं जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो इसमें है दोस्तों अनुच्छेद 241 में। इसमें दोस्तों बाकी के ऑप्शंस की जो बात कर लें अगर हम, तो अनुच्छेद 231 जो है ये बताता है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 बताता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए। अनुच्छेद 239 कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में। अनुच्छेद 241 बताता है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? तो इसमें से जो दिया हुआ है दोस्तों, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, ये जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वर्ण त्रिभुज अर्थात गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो इसका भाग दोस्तों कंबोडिया नहीं है। स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्वविख्यात है। यह थाईलैंड, म्यांमार, लाओस देशों का समूह है। इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है दोस्तों यह मनाया जाता है 18 दिसंबर के दिन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है दोस्तों यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोसुंग जो है, लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? तो लोसुंग त्योहार जो है दोस्तों यह सिक्किम में लोकप्रिय है। लोसुंग त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। भूटिया एवं लेप्चा जनजाति द्वारा यह त्योहार फसलों की कटाई के जश्न के रूप में मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो योनेक्स कप जो है दोस्तों यह संबंधित है बैडमिंटन से। इसको ध्यान में रखिएगा।
योनेक्स कप जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? तो सूरज ताल झील जो है दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सूरज ताल, रेणुका, नाको झील इत्यादि सभी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की जो है दोस्तों सही परिभाषा के लिए हम लोग चलते हैं। तो इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा है दोस्तों, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, ये इसकी सही परिभाषा है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो इसके लिए दोस्तों वन क्षेत्र का होना जरूरी है 33.33%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये होगा यांत्रिक मदद हेतु। एपीफाइट्स पौधे वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए अन्य वृक्षों पर निर्भर होते हैं, लेकिन पोषक तत्वों के लिए इस पर निर्भर नहीं होते हैं। ये पौधे वर्षा जल, वायु तथा अन्य स्रोतों से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और दूसरी तरफ है इसका स्थापना वर्ष। तो इसमें जो आप देख पा रहे हैं कंचनजंगा, कंचनजंगा सुमेलित नहीं है दोस्तों। व्याख्या की बात करें दोस्तों तो सिंपली पाल जो है 1994 में स्थापित हुआ था और ये ओडिशा में है। कंचनजंगा की स्थापना दोस्तों 2000 ईस्वी में हुई थी और यह सिक्किम में है। नोकरेक 1988 ईस्वी में मेघालय में स्थापित है और पन्ना जो है दोस्तों 2011 में स्थापित हुआ था मध्य प्रदेश में। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट है केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट भारत का पहला हाईकोर्ट बना है जो अपने निर्णय को वहां के क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करेगा। हाईकोर्ट की कार्यवाही को लाइव प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट दोस्तों गुजरात हाईकोर्ट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा श्वास ऐप को जारी किया गया है? तो श्वास ऐप को जारी किया गया है दोस्तों तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु श्वास ऐप को जारी किया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो संगम नौसेना का आयोजन जो है दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। 7वां संगम युद्ध अभ्यास भारत तथा अमेरिका के मध्य दिसंबर 2022 में गोवा में संपन्न हुआ। यह एक नौसेना सैन्य अभ्यास है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश है दोस्तों टोंगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसमें शामिल होने वाला 187वां देश टोंगा है और इसकी राजधानी जो है दोस्तों नुकु आलोपा है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो इसमें भारत की तरफ से
एस जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 में फिजी में किया गया। इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो तुर्की और सीरिया की मदद के लिए दोस्तों भारत ने चलाया है ऑपरेशन दोस्त। फरवरी 2023 में तुर्की तथा सीरिया में आए तूफान में लगभग 50,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। भारत सरकार ने बचाव एवं सहायता हेतु एनडीआरएफ की टीम तुर्की तथा सीरिया भेजा एवं इसे ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया गया। इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो ये देश है दोस्तों अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर अमेरिका है, जबकि भारत का स्थान इसमें चौथा है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो इसमें दोस्तों 6 से 6.8% जो है भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा संसद में बजट 2023-24 को पेश किया गया, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी की विकास दर 6 से लेकर के 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो दूध के उत्पादन में दोस्तों भारत का स्थान विश्व में पहला है। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। भारत विश्व में कुल दूध उत्पादन में लगभग 25% का योगदान करता है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध दोस्तों कुश्ती खेल से है। वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को उनके खेल में विशिष्ट योगदान हेतु अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुश्री अंशु का संबंध जो है दोस्तों कुश्ती खेल से है। इसको ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? दोस्तों एल्बम ऑफ द ईयर 2023 के लिए हैरी हाउस को चुना गया है। हैरी हाउस। हाल ही में 65वें ग्रैमी अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार हैरी हाउस को दिया गया है, जबकि सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड जस्ट लाइक दैट को दिया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन हैं? तो विक्ट्री सिटी के जो लेखक हैं दोस्तों ये हैं सलमान रश्दी। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक सलमान रश्दी हैं। यह पुस्तक 2023 में प्रकाशित किया गया है। सलमान रश्दी द्वारा लिखे गए अन्य पुस्तक जो हैं ये हैं मिडनाइट चिल्ड्रेंस, शेम और द सैटेनिक वर्सेज। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम थी। तो विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप जो है दोस्तों ये थीम थी। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2023 में यह दिवस क्लोज द केयर गैप विषय के साथ मनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है दोस्तों यह महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है।
स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है। यह बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा है और यह लगभग 70 फुट ऊंची प्रतिमा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है यह है नई दिल्ली। निजी एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ राज्यपाल दिया गया है, बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें दोस्तों महाराष्ट्र और गणेशी लाल सुमेलित नहीं है। महाराष्ट्र के जो नए राज्यपाल हैं रमेश बैस बने हैं। शेष अन्य सभी विकल्प जो है सही सुमेलित है। बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो तुलसीदास बलराम जो है दोस्तों, इनका संबंध है खेल से। तुलसीदास बलराम भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। इनका संबंध खेल से था। 1962 में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं संगीता वर्मा। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष संगीता वर्मा बनी हैं। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसमें लगभग 15 से अधिक देश शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी 200वीं जयंती मनाई गई है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती का आयोजन किया। दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों रामचंद्र पौडेल। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल को चुना गया है। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेम्बवांग को हराया। ये विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में याओशांग उत्सव मनाया गया है? तो याओशांग उत्सव जो मनाया गया है दोस्तों मणिपुर में मनाया गया है। याओशांग उत्सव का संबंध मणिपुर राज्य से है। यह उत्सव होली के दिनों में 5 दिनों तक चलती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं
अप्पा साहेब धर्माधिकारी। महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सामाजिक कार्यकर्ता अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया है। पहली बार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की शुरुआत 1996 में किया गया था दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों सुरेखा यादव। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर सुरेखा यादव बनी है। इन्होंने सोलापुर से मुंबई सीएसटी तक ट्रेन चलाई। सुरेखा यादव ही देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, रबी फसल की बुआई की जाती है। तो रबी फसल की बुआई दोस्तों अक्टूबर नवंबर में की जाती है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है, जबकि मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है, जबकि सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। रबी फसल के उदाहरण हैं गेहूं, चना, जौ, सरसों आदि, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जूट उत्पादन में दोस्तों अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। यह लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य है। यह कपास के बाद दूसरी सर्वाधिक रेशे वाली फसल है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो ये राज्य है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश की है, 520 किलोमीटर की लगती है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में वर्षा होती है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यह वर्षा रबी फसल के उत्पादन में सहायक होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों सेंटोस। सेंटोस को जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है। सेंटोस ब्राजील का ही एक कॉफी बंदरगाह है। यहां से कॉफी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी जो है दोस्तों ये कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है तथा यह उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। इस हिमालय की प्रमुख चोटी कामेत, केदारनाथ, त्रिशूल आदि हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। तो ये है दोस्तों प्रवाल निर्मित द्वीपों का समूह। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है तथा ये प्रवाल द्वारा निर्मित है। लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दूधगंगा जो है दोस्तों यह चिनाब की सहायक नदी है। दूधगंगा चिनाब की सहायक नदी है तथा यह जम्मू और कश्मीर में प्रवाहित होती है, जबकि किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है तथा रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भार की एसआई मात्रक है।
तो दोस्तों भार का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियां एवं उसकी जो मात्रक है कुछ इस तरह से हैं। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकंड, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक होता है मोल और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो ये यंत्र है दोस्तों पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबी हुई वस्तुओं को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देता है। बाकी ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, तो पायरोमीटर जो है यह दूर स्थित वस्तुओं के ताप का ज्ञात करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ऑडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी की माप करने में प्रयोग होता है और एनीमोमीटर जो है यह हवा का वेग ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो किस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उस पर प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कम हो जाएगा। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव पड़ेगा कि वह कम हो जाएगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। तो उत्क्षेप बल और भार जो है दोस्तों यह विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो इसमें से तरंग की जो विशेषता नहीं है दोस्तों यह है माध्यम। तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है, जबकि तरंग दैर्घ्य, आयाम और आवृत्ति तरंग की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो इसमें से जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, दूध का दही में परिवर्तन होना यह जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी जितने भी हैं ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, रेत का पानी में घुलना और चीनी का पानी में घुलना ये सभी जो है भौतिक परिवर्तन है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? तो ये बताया था दोस्तों डाल्टन ने। परमाणु की अविभाज्यता के बारे में सर्वप्रथम ज्ञान जॉन डाल्टन ने बताया था। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो दोस्तों सामान्य ताप में द्रव अवस्था में गैलियम होता है।
गैलियम एक धातु है जिसका प्रतीक Ga होता है। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफेद होती है। यह सामान्य तापमान में तरल अवस्था में होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो दोस्तों, इसमें से 2 और 6 जो है, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑक्सीजन का, जो कि एक गैस है। बाकी ऑप्शन में दोस्तों 2, 1 ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो कि धातु है। 2, 8, 1 जो है दोस्तों, यह सोडियम का है। 2, 8 और 3 जो है, यह एल्युमिनियम का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो ये है दोस्तों परमाणु क्रमांक। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन या अवकरण कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह कैसा लवण होता है? अगर किसी लवण का पीएच मान 0 हो तो ये होता है दोस्तों सशक्त एसिड और कमजोर बेस। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 से 3.5 के बीच होता है तो वह प्रबल अम्ल होता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और दुर्बल क्षार होता है। जबकि लवण का पीएच मान 10.5 से अधिक होता है तो वह प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो जलीय विलयन में होता है क्षार जो है जल में OH- आयन निर्मित करते हैं, अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन जो है निर्मित करते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा जो OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। HCl जलीय विलयन में H+ देता है और NaOH जलीय विलयन में OH- उत्पन्न करता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए जो है ये क्रमशः अम्ल तथा क्षार हैं। अगला प्रश्न है, उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? तो इसका नाम है दोस्तों हीलियम। निष्क्रिय गैस हीलियम को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के शून्य समूह में 6 निष्क्रिय गैसों हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन व रेडॉन को रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? तो अधातुओं का जो व्यापक उपयोग होता है दोस्तों खाद में होता है। अधातुओं का व्यापक उपयोग उर्वरकों में पौधों की बेहतर वृद्धि के लिए खाद के रूप में किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा जो होता है दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में,
सूती कपड़ों में चमक पैदा करने में, कृत्रिम रेशम के निर्माण आदि में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है दोस्तों। सोडियम क्लोराइड जो है दोस्तों ये साधारण नमक होता है। सोडियम थायोसल्फेट जो है इसे फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हीमेटोलॉजी जो है दोस्तों यह रक्त के अध्ययन से संबंधित है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है, जबकि डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन से संबंधित है। वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। टिश्यू कल्चर जो है कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों प्लाज्मोलिसिस। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस अर्थात जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो हमारे शरीर में जो वसा संचायक ऊतक है यह एडिपोज ऊतक है। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक है। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। वसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एरिओलर ऊतक और एडिपोज ऊतक। इन दोनों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों विभेदन। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है? तो पादपों में दोस्तों सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्बन। पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो ये व्यक्ति हैं दोस्तों ग्रेगर मेंडल। जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को वंशानुगत कहते हैं। वंशानुगत का नियम सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, इसलिए मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? तो जोंक का संबंध होता है दोस्तों एनेलिडा ग्रुप से। जोंक एनेलिडा संघ का जंतु है। यह उभयलिंगी होता है। यह बाह्य परजीवी है तथा इसका शरीर लंबा, चपटा एवं खंडों में विभक्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में हेमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो दोस्तों हेमोडोंट दांत जो है यह मछली में पाए जाते हैं। मछली में हेमोडोंट तथा एक्रोडोंट जो समान आकार के होते हैं दांत पाए जाते हैं, जबकि स्तनधारियों में दांत थिकोडोंट, हेटेरोडोंट और ज्यादातर डाइफियोडेंट होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो मनुष्यों के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है।
मनुष्यों का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों का तंत्र होता है। इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl उत्सर्जित होता है। आमाशय की ऑक्सीटिक कोशिकाएं HCl का स्राव करती है, जो कि टाइलिन की क्रिया को रोकता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। यह भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को मारता है एवं एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो इसमें से तपेदिक जो है यह विषाणु जनित रोग नहीं है। तपेदिक जीवाणु जनित रोग है, जबकि चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू, ज्वर आदि विषाणु जनित रोग हैं। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष था PC महालनोबिस। 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। डॉक्टर R गाडगिल तथा VKRV राव इस समिति के सदस्य थे। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारी की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है दोस्तों औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में महंगाई के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक प्रयोग करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 95 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। इसके बाद जो है दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग है 5। तो वीडियो को दोस्तों लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने एक एजुकेशनल ग्रुप में शेयर जरूर करें, ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए नई नई क्लास लाता रहूं। दोस्तों आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत है। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूं बहुत जल्द आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।